स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब क्लासेस में। तो हम मनोविज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 70 से आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 71 दिया गया है कि गोल मील का नाम किससे जाना जाता है। तो गोल मील का नाम जाना जाता है किसके लिए? आपका बुद्धि के सिद्धांत के लिए नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए नहीं। इनका जो सिद्धांत जाना जाता है वो आपका सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रूनर के अनुसार कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो आपका अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, क्योंकि ये आपका जो होता है अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, ये आपका परिवार से, समाज से, कहीं पर भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इनके अनुसार शिक्षण सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? देखिए, प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? अगर प्याजे की हम बात करें, इन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की थी। पहली आपकी पूर्व कार्यात्मक अवस्था, वैसे तो इनकी पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था थी। इसके बाद आपकी दूसरी आती है पूर्व कार्यात्मक अवस्था, फिर आती है आपकी स्थूल कार्यात्मक अवस्था और लास्ट जो आपकी आती है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि इनके हिसाब से जो किशोरावस्था शुरू होती है वो होती है आपकी, इनकी 4th जो उन्होंने स्टेज बताई थी वो थी आपकी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, इसको इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है कह रहा है तो इसका मतलब सीखने की उत्सुकता ये तो होगा, ज्ञान की संरचना ये भी होता है और पुष्टिकरण ये भी होगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है आपका कर्मशीलता का अभाव, ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, मनोविज्ञान के किस सिद्धांत में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? यानी कि वस्तुनिष्ठ विधि अगर हम देखें तो वॉटसन के द्वारा ये बनाई गई थी। मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? मनोविश्लेषणवाद ये दिया गया था आपका सिगमुंड फ्राइड के द्वारा। संरचनावाद जो बनाया गया था वो बनाया था आपका विलियम बुंट ने, जिन्होंने पहली प्रयोगशाला भी खोली थी आपकी 1879 के अंदर। ठीक है, जिसको हम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका है व्यवहारवाद, ये बनाया था जेवी वॉटसन के द्वारा। संज्ञानवाद जो है आपका, ये आपका गेस्टाल्ट वादियों से भी जुड़ा रहता है बच्चे, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं प्याजे भी इससे जुड़े हुए माने जाते हैं। प्याजे हो गए आपके, वाइगोस्की हो गए और आपके ब्रूनर, ये 3 लोग भी संज्ञानवाद की बात यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम राइट आंसर अगर देखें तो व्यवहारवाद किसकी बात करता है? वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन की बात यहाँ पर करता है। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर किस में? 75 में आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? कुसमायोजन व्यक्ति कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? जो समायोजन नहीं कर पाते हैं वो कैसे व्यक्ति होते हैं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो, कुसमायोजन यानी कि जो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। ठीक है, मतलब कोई उचित ढंग नहीं रहता है यहाँ पर, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं और द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये क्वालिटी हमें देखने को मिलती है जो कुसमायोजित व्यक्ति जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। संज्ञानवादी देखो, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? यह प्रक्रिया और त्रुटि पर आधारित होता है। यह प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित होता है। यह पुनर्वलन पर आधारित होता है। यह उद्दीपन और प्रत्युत्तर अनुबंधन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर समस्या समाधान की अगर मैं बात करूँ तो संज्ञानवादियों की देन थी। जैसे आप गेस्टाल्टवाद को भी पढ़ते हैं कि पूरी समस्या को एक बार दी जाए तो उस समस्या का समाधान अपने आप ही ढूंढा जाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है आपकी चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि नीचे के जो 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं वो आपके किससे जुड़े हुए हैं? व्यवहारवादियों से जुड़े हुए हैं, और ये वाला जो आपका है ये आपका संज्ञानवादियों से जुड़ा होता है, क्योंकि जिसमें हम थिंकिंग प्रोसेस जो किया जाता है वो आपका समस्या समाधान के लिए यहाँ पर उपयुक्त माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 78 क्या कहता है कि तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? तनाव को कम करना है, अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए जो सामने से जो प्रत्यक्ष तरीका इसमें शामिल नहीं है वो आपका रुकावट को नष्ट या दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, या दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन या अनिर्णय। यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका अनिर्णय, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? नहीं है का ध्यान हम जरूर देंगे,
देखिए अल्पकालीन मेमोरी यानी कि स्मृति की बात कर रहा है, जीवन पर्यंत स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति और कार्य स्मृति। यहाँ पर अगर मैं देखूँ सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था जो होती है आपकी मेमोरी से जुड़ा हुआ पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और फंक्शनल मेमोरी भी होती है, लेकिन ये जीवन पर्यंत मेमोरी यहाँ पर जो आपका ये नहीं होता है, इसलिए इससे संबंधित नहीं मानी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि हिल्डा रावत ने, हिल्डा टाबा जिसको कहते हैं, जेरोम ब्रूनर ने और आपका रिचर्ड सुचमन ने और कार्ल्स रोजर्स ने। यहाँ पर अगर सही आंसर की बात की जाए तो जेरोम ब्रूनर ने प्रतिपादित किया था आपका क्या, संप्रत्यय लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोटेशन दी गई है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, ये कथन किसका है। ध्यान से देखिएगा, किशोरावस्था यानी कि जो एडोलेसेंस होती है वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की ओर जाता है। तो ये बात किसने कही थी, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर सटीक नहीं बैठ रहे हैं। स्टैनली ने कहा था, जैरसील्ड ने कहा था या हरलॉक ने कहा था, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका जो हमारे पास मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर उन मनोविज्ञान का नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है 82, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई थी। श्रीमती टाबा यानी बीएड के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर हिल्डा टाबा की बात आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग और दत्त अवलोकन। यहाँ पर अगर दिया जाए तो दिया गया जो अवलोकन होता है ये युक्ति उन्होंने सुझाई नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हार्डवेयर उपागम का आधार होता है, ये आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ यानी आईसीटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग और उपयुक्त दोनों या शैक्षिक मनोविज्ञान। यहाँ पर जो देखा जाए वो इसका सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अप्लाइड इंजीनियरिंग। अगला है ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, कौन सा संप्रत्यय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। इसको जो स्वीकार नहीं करता है वो आपका संरचनावाद, वो इसको स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। संज्ञानवाद भी करता है, व्यवहारवाद भी करता है और आपका गेस्टाल्टवाद भी इसको स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है 85 क्वेश्चन क्या कहता है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो याद रखिएगा वही है डैनियल गोलमेन, ठीक है। हमने लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, झंझावत की अवस्था, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये कहा था स्टैनली हॉल ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु, प्रयोजन मतलब कारण है ना, हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है, यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था अरस्तु ने। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्रोध कर सकता है, बहुत आसान है, लेकिन अगर हम क्रोध सही जगह करते हैं, सही व्यक्ति के साथ करते हैं, तो ये चीज़ सही समय पर करते हैं, सही प्रयोजन हेतु के लिए यानी किसी न किसी सही लक्ष्य के लिए करते हैं। तो ये बात कही थी आपके अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर 88 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 88, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया था। यानी जो किशोरावस्था होती है वहाँ पर विकास जो होता है वो अचानक से होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर स्टैनली हॉल ने बोला था, ये 1904 के अंदर, 1904 ईस्वी में इन्होंने ये बात कही थी कि जो किशोरावस्था में जो विकास होता है वो कैसे होता है, आकस्मिक रूप से होता है। तो ये सिद्धांत आपका स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 90, बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो ये कहा था आपका अल्फ्रेड विने के द्वारा ये कहा गया था कि बुद्धि में 4 शब्द होते हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये आपका अल्फ्रेड विने का कथन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए प्रश्नात्मक विधि नहीं, मनोभौतिक विधि नहीं, आत्मनिष्ठ अंकन विधि नहीं, तो यहाँ पर आएगा आपका प्रयोगात्मक विधि में ये सब किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने यानी कि NCERT की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान विभाग इन्होंने खोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है, यानी कि प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह होता है, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह होता है, ठीक है, और उपयुक्त दोनों होता है, या फिर आपका प्रजातांत्रिक तो नहीं होगा, यहाँ पर प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह यहाँ पर माना जा। अगर शिक्षक केंद्रित कुछ शिक्षण देता है तो वो कैसा होगा, आपका प्रभुत्ववादी माना जाएगा। प्रजातांत्रिक होता है जो मतलब लोकतांत्रिक रूप से दिया जाए, वो हम चाइल्ड सेंटर्ड कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 93,
4, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक, जब हम लेक्चर मेथड देते हैं तो तैयार किए गए नोट्स में से पढ़ता है या पढ़ाता है। नेक्स्ट है नोट्स तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में उसका प्रयोग करता है। अगला क्या कहता है, तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो अगर आप यहाँ पर सबसे सटीक देखें तो संप्रेषण होगा यदि अध्यापक, व्याख्यान के दौरान अगर संप्रेषण होता है तो यदि अध्यापक क्या करता है, दूसरे क्षेत्र में से उदाहरण देते हुए उसके जो उस समय व्याख्यान चल रहा होता है उसको प्रस्तुत करता है, तभी हमारे पास ये संप्रेषण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। शिक्षण में अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें नंबर 1 है प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता ना हो, नंबर 2 है अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, नंबर 3 छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, और 4 है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर अगर देखिए शिक्षण में उत्तम प्रणाली क्या होती है, सबसे उत्तम, अगर वैसे तो इन क्वेश्चन को देखने पर क्या लगता है प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता ना हो ये तो नहीं होगा, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे ये कहीं ना कहीं लगता है कि सही होगा। उसके बाद छात्र शिक्षक के से शंका समाधान करें, यानी कि जो छात्रों के मन में डाउट्स कुछ रह जाते हैं उनका सॉल्यूशन मांगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बोलता है कि अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। यानी यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर दोनों की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वृद्धि और विकास है क्या है, एक दूसरे के विरोधी है, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के समान है, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि वृद्धि विकास में ही निहित होती है आपकी। देखो बच्चे, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को हम मेज़र कर सकते हैं और विकास को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। मान लो आपके दांतों का आना क्या कहलाता है आपका, वृद्धि कहलाता है, लेकिन उसमें मजबूती का आना क्या कहलाता है आपका, तो वो विकास कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे यदि आप देखें तो अगर आपके हाथ है ना, हाथ आ चुके हैं लेकिन उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो वो आपका विकास नहीं हुआ है। वृद्धि तो उसकी हो चुकी है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, 97 किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यह कथन कहा था आपका बैलेंटाइन ने। किसको लेकर, किशोरावस्था को लेकर, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे क्या होते हैं अपराध की ओर बच्चे झुक जाते हैं, बहुत संगीन अपराध यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, है ना। ठीक है, तो यानी अपराध की प्रवृत्ति यहाँ पर जैसे चोरी करना, है ना, और किसी को हैरासमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे सकती है कहाँ पर, आपके एडोलेसेंस में। तो ये बात कही थी आपकी बैलेंटाइन ने। अगला क्वेश्चन हमारा 98 क्या कहता है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये बात किसने कही थी। कथन को लेकर थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कथन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो आपका सोशल और जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो साथ साथ चलता है, तो ये कहा था आपका क्रो एंड क्रो के द्वारा ये बात कही गई थी। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता माने जाते हैं कौन आपके, तो देखिए स्किनर है, वर्दाइमर है, विने है, या स्पिनोविच है। यानी कि यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो वर्दीमर है, वर्दाइमर लिखा गया यहाँ पर, वर्दीमर यहाँ पर माने जाते हैं। 2-3 लोग इनके साथ और जुड़े हुए थे, कौन कौन, वर्दीमर के साथ थे आपके कोहलर, ठीक है, कोहलर थे इनके साथ जुड़े हुए। दूसरे कर्ट लेविन थे, कर्ट लेविन, ठीक है, और तीसरे थे आपके कर्ट कोफका, कर्ट लेविन और कर्ट कोफका। ये आपके 4 लोग थे, कोहलर, कर्ट लेविन और कोफका। इन चारों लोगों ने मिलाकर क्या बनाया था आपका गेस्टाल्टवाद। लेकिन अगर यहाँ पर प्रवर्तक की बात की जाए तो वो आपका वर्दीमर हो जाएगा। इसलिए 99 का राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन देखिए, हम 100 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। देखिए 100 क्वेश्चन क्या कहता है, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर पैवलव ने दिया था। ये वही इनका जो सिद्धांत है, कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वही इसको हम परंपरागत संबद्धता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो पैवलव के सिद्धांत आपको पता है, कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 100+ पर आप एक आपका लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको पता ही है कि मोटिवेट होना कितना ज़रूरी होता है। जब आपकी वीडियोस थोड़ा सा लगे कि नहीं भाई सही कंटेंट जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार
की चालक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मूल प्रवृत्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि मूल प्रवृत्ति को लेकर बात करते हैं आपके विलियम मैकडूगल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव विकास का चालक यानी ड्राइव होता है, उसको चलाने वाला होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके कौन? मैकडूगल, क्योंकि ये बोलते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ अगर हमारे अंदर होती है तो यही मानव को चलाने का काम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102। संकेत अधिगम जो गैने के सीखने के ये संकेत यानी कि जो आप गैने, रॉबर्ट एम गैने ने हायरार्की बनाई थी, अगर आपको इनके सिद्धांत का पता होगा। देखिए संकेत यानी कि जो साइन लर्निंग होती है, जो रॉबर्ट गैने के सीखने के सामान्यतः किसके जैसा माना जाता है, ये तो ये आप ध्यान रखें, पेवलव को जो सिद्धांत था उसके जैसा ये माना जाता है। यहाँ पर आप शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यही परंपरागत संबद्धता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये पेवलव का सिद्धांत है बच्चे। तो जो इनका जो साइन थ्योरी इन्होंने बनाई थी, इन्होंने 8 प्रकार के हायरार्की बनाई थी, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। रॉबर्ट एम गैने के सिद्धांत को हम अष्टपदीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो ये संकेत अधिगम रखा था वो किससे जुड़ा हुआ माना जा सकता? तो परंपरागत संबद्धता अधिगम से ये माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती है? क्वेश्चन नंबर 103 है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती है? तो निरोधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू, आपका सकारात्मक पहलू और उपचारात्मक पहलू। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप संरक्षणात्मक पहलू यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। अगला है, कौन से आयु को सुकराती विधि भी कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि को हम सुकराती विधि कहते हैं, क्योंकि सुकरात ने ही प्रश्नोत्तरी विधि को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई थी? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया क्वेश्चन, तो इन्होंने 8 परिस्थितियाँ यहाँ पर बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट एम गैने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने व्यवहारवाद और संज्ञानवाद को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। कि इन्होंने रॉबर्ट एम गैने ने, जिनकी सबसे पहली अवस्था साइन लर्निंग है, वो आपकी निम्न स्तर माना जाता है, और जो सबसे 8वीं है जो इन्होंने समस्या समाधान को बताया था, वो उनकी अंतिम यानी कि उच्च स्तर इसका माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 106, सकमेन का परीक्षा मॉडल निम्न में से कौन सा है? तो ये जो सकमेन है, इन्होंने आगमनात्मक मॉडल बनाया था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। 107 क्या कहता है, कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है बच्चे? तो ये अनुदेशन कोड उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपागम अनुदेशन से सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित क्या नहीं है आपका? तो यहाँ पर आपका 108 का आंसर हो जाएगा आपका प्रिंटर, ठीक है। इसमें प्रिंटर सम्मिलित नहीं होता है। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, किस प्रकार से होती है? तो ये आपका कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से प्रभावित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, ट्रांसपॉइंटर है, प्रभावक है, संग्राहक है या राडार है? तो राडार यहाँ पर आपका आवश्यक नहीं होता है। 111 देखिए 111, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, मॉनिटर यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक होता है, मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस यहाँ पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 112 शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी? यानी अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर देखें तो शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, तो यानी ये आपकी परिभाषा बनाई थी स्किनर के द्वारा, ये बनाई गई थी, ठीक है, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन से संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका क्रो एंड क्रो का है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 114 क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? क्या कहता है यहाँ पर, स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, और विकल्प 1 और 2 दोनों सही है या दोनों गलत है? तो यहाँ पर आपका दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या उपयोगिता रखती है एक शिक्षक के लिए? तो स्वयं के ज्ञान तैयारी के बारे में भी जानकारी देता है ये, और बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा, गलत तो नहीं होगा, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है? बालक के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है। उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, बिल्कुल सही है। कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उपरोक्त सभी।
अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, या बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कि वृद्धि आपकी जुड़ी होती है आपके शरीर से, यानी कि इसको हम नाप तोल सकते हैं, बाहरी रूप से हम इसको देख सकते हैं, तो ये आपकी शारीरिक विकास के लिए ये माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करते हैं बच्चे? देखिए, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, केवल वंशानुक्रम, या फिर वंशानुक्रम या वातावरण दोनों। तो ये दोनों आपको प्रभावित करेंगे। अगर मान लो आपको वंश से आपको जीन्स बड़े अच्छे मिले, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके शरीर का पोषण नहीं हो पा रहा है, आपको खाने के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, यानी कि भूखमरी छा गई है, तो इसका मतलब आपके शरीर का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों की आवश्यकता हमारे पास यहाँ पर रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। क्या नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, या फिर दबाव। यानी अगर देखें तो लर्निंग प्रोसेस में उद्देश्य भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, और इन्फोर्समेंट भी होता है। यहाँ पर दबाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 119। सूची 1 को सूची 2 से आपने सम्मिलित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोहलर का सिद्धांत। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास बना है। देखिए, कोहलर ने दिया था सूझ का सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक ने दिया था आपका प्रयत्नम भूल का सिद्धांत। पैवलव ने दिया था आपका क्या? पैवलव का था आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, और स्किनर का था आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर बनने वाला है 1 का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 4 क्रिया प्रसूत। पैवलव का तो क्रिया प्रसूत तो नहीं आएगा, क्योंकि क्रिया प्रसूत आपका स्किनर का ही आएगा। सी का 3 और डी का 4। कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा यहाँ पर? 2 1 आप ऐसे भी इसको ध्यान रखिए, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये गलत दिया है इसमें। सी का आपका 3 आएगा बच्चे यहाँ पर, और आपका डी का यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, 4, डी का 4। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, और पैवलव का आपका संबंध प्रतिक्रिया यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इसको हम परंपरागत भी कहते हैं। ये वाला आ जाएगा आपका यहाँ पर पैवलव का, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। क्या कि यहाँ पर सी की जगह आप क्या लेंगे? 4 की जगह 3 लेंगे, और डी में 4 की जगह 4 लेंगे, है ना, डी 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, वॉटसन ने दिया था व्यवहारवाद, बिल्कुल सही है। जॉन डीवी ने नहीं, जॉन डीवी ने संरचनावाद नहीं दिया। संरचनावाद तो आपको किसने दिया था? विलियम बुंट ने दिया था। ये विलियम बुंट सबसे पुरानी आपकी जो पुराना स्कूल या पुराना संप्रदाय माना जाता है आपका संरचनावाद। ध्यान रखें, मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय अगर कोई है तो वो आपका संरचनावाद। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। वर्धमान का गेस्टाल्टवाद है। बाकी सारे सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना हमारे अंदर कब आती है? तो ये आपकी किशोर अवस्था में जागती है ना। वो सोचता है कि मेरा भी सम्मान होना चाहिए भाई, है ना। तो ये समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है। कब? किशोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? विकास, समायोजन, परिवर्तन, या अस्थिरता। यानी यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? परिवर्तन। यानी कि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा ही हमें चेंज देखने को मिलता है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 121। आत्मसम्मान की तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 123, एडोलेसेंस बुक किसने लिखी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है आपके, स्टैनली हॉल ने ये लिखी थी। स्टैनली हॉल ये वही वाले हैं जिन्होंने तनाव एवं तूफान की अवस्था इसको कहा था। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास और अपरिपक्वता। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण ये नहीं होता है, क्योंकि परिपक्वता होना जरूरी है, तभी हम इसको मानसिक रूप से स्वस्थ मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक है। कौन कौन से डाल सकते हैं? देखिए, वंशानुक्रम का प्रभाव ये तो होता ही है।
परिवार का विघटन, अगर परिवार में गड़बड़ हो रही है, कुछ शारीरिक दोष, ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आएंगे। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। 125 का 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे बीच में मेरे जो PDF बना रहे थे तो उस टाइम ये स्किप हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके स्किप हो चुके हैं, बाकी इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 300 वाला स्टार्ट हो गया है, तो चलिए इसको देख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, प्याजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया था कि प्याजे की जो अवस्थाएं उनको सीक्वेंस में लगाना। देखो सबसे पहले इन्होंने बनाई थी कौन सी, अगर यहीं हम देखें तो सबसे पहले इन्होंने बनाई थी कौन सी, आपकी संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बनाई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नंबर 2। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बनाई थी आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नंबर 3, और उसके बाद नंबर 4 आपकी औपचारिक यानी कि अमूर्त। ठीक है, यानी अगर ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था नंबर 1, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नंबर 2, और तीसरा आपका तर्क बुद्धि वाली यानी कि मूर्त बुद्धि जिसको कहते हैं, और चौथी आपकी औपचारिक यानी कि अमूर्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है। सूची 1 को सूची 2 से आपने क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए कार्ल श्रोजर का सिद्धांत क्या था, कर्ट लेविन का, बांडुरा का और ब्रूनर का। ब्रूनर का सबसे पहले ब्रूनर का देखते हैं। ब्रूनर ने दिया था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और बांडुरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कार्ल श्रोजर ने बनाया था बच्चे क्या, स्व सामर्थ्य सिद्धांत, और कर्ट लेविन का था आपका फील्ड थ्योरी यानी कि कार्य क्षेत्र सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमारा ये तो मनोविश्लेषण हुआ तो फ्राइड का था, इसलिए तो आएगा ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो ए का 3 आएगा। ठीक है, ए का 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, बी का 1, तो यानी कि इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्ल श्रोजर्स है ना, इनका स्व सामर्थ्य सिद्धांत था। कर्ट लेविन का आपका फील्ड थ्योरी थी, कार्यक्षेत्र सिद्धांत था। बांडुरा का आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, और ब्रूनर का आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर, कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए ये बुद्धि को लेकर यहाँ पर सिद्धांत कुछ बनाए गए। पहला बुद्धि वाला है, बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गिलफोर्ड का तो बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं था, उनका तो त्रिआयामी था, है ना। अगला क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पेवलोव का है, क्लासिकल, ये सही है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था, ये भी बिल्कुल सही है, जिसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं कही थी। और अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम के बारे में आसुबेल ने बात की है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, बालक व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। देखिए जो व्यवहारवादी मानते थे वो यही मानते थे कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। ये इनका कोटेशन थी व्यवहारवादियों की, क्योंकि देखो इन्होंने पशुओं को भी सिखाए थे, बोलते थे कि बार बार अभ्यास करवा कर हम सिखा सकते हैं वही बच्चों को। तो यानी इन्होंने बोला था कि व्यवहार सिखाया जा सकता है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए हम 315 पर ही छोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चे, वो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित माना जा सकता है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से इसको पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञान शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को सहज बनाने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को जोड़े बनाने चाहिए। ये भी कहीं सही नहीं लगता है।
और अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक को केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। एक ही शैली पर यूज़ करेंगे तो सभी बच्चों को कैसे हम पढ़ा पाएंगे। और समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैमनस्य से बचा जा सके। ये भी कहीं ना कहीं गलत यहाँ पर हमारे पास नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होने वाला वो आपका ऑप्शन नंबर 1 कि शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान भी करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे उत्तम रहता है हमारा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है ना। आज के क्वेश्चन हमने काफ़ी डिस्कस किए, लगभग 50-60 क्वेश्चन 70 हमने डिस्कस किए हैं इस क्लास के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट आप ज़रूर छोड़िएगा ताकि उसमें हम करेक्शन कर सकें। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।